नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी, आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 11, जब तक मर न जाए तब तक पीटना। दादाजी, आपने एक बाहर वाले के लिए मुझे थप्पड़ मारा। सुयश ने अपने लाल हो चुके गाल पर हाथ रखते हुए सदमे से अपने दादाजी को देखा। जब से वह पैदा हुआ था, ये पहली बार था जब बड़े मालिक ने उस पर हाथ उठाया था। अतीत में चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो या कैसा भी बखेड़ा खड़ा किया हो, दादाजी ने उसे हमेशा सिर्फ डांटा ही था। घुटनों पर बैठ जा नालायक। बड़े मालिक गुस्से से थर थर कांप रहे थे। वरना आज ही मैं तुझे गुप्ता परिवार की जायदाद से बेदखल कर दूंगा। फिर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तू सड़कों पर जिंदा रहे या मर जाए। धड़ाम। सुयश तुरंत अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। इस बार उसने रत्ती भर भी आनाकानी नहीं की, क्योंकि वह समझ गया था कि दादाजी सच में आग बबूला हो चुके हैं। हालांकि वह घुटनों पर बैठ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी घमंड और बगावत थी। उसने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और शिवांश की तरफ देखने से साफ इनकार कर दिया। उसे नजरअंदाज करते हुए बड़े मालिक पास की एक रेहड़ी पर गए और वहां से एक लकड़ी का डंडा, सिगरेट होल्डर मांग लाए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से वह डंडा शिवांश के आगे कर दिया। हुजूर, अगर मेरे इस नालायक पोते ने आपकी शान में कोई गुस्ताखी की है, तो आप इसे इस डंडे से जितना चाहें उतना पीट सकते हैं। आप चाहें तो इसे तब तक पीटे जब तक कि यह मर न जाए। मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बस आप मेरी और मेरे परिवार की जान बख्श दें। शिवांश ने उन्हें एक अजीब सी नजर से देखा, जिससे यह समझना मुश्किल था कि वह हंस रहा है या नहीं। उसने न तो वह डंडा पकड़ा और न ही कुछ कहा। यह बूढ़ा सच में बहुत तजुर्बेकार है। क्या शानदार ड्रामा कर रहा है। इधर सुयश का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया था। वह इतना आग बबूला हुआ कि उसने उठने की कोशिश की, लेकिन तभी बड़े मालिक ने उसी डंडे से उसके पैरों पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वह वापस धड़ाम से घुटनों के बल आ गिरा। वह दर्द से अपने दांत पीसने लगा और उसकी आंखों से नामर्दी वाले आंसू छलकने लगे। नंदिनी का जबड़ा भी हल्का सा खुल गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपने भाई के बचाव में एक शब्द भी बोल सके। वहां खड़े लोगों की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। चंपक कबाड़ी का मुंह इतना खुला हुआ था कि उसमें एक पूरा कुत्ता समा सकता था। जब बड़े मालिक ने देखा कि शिवांश उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उन्होंने मन ही मन एक आह भरी और पलटकर चंपक कबाड़ी की तरफ देखा। मुझे सच सच बता, यहाँ आखिर हुआ क्या था? चंपक डर के मारे उछल पड़ा। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और झुककर पूरी ईमानदारी से सारी घटना बता दी। उसने न तो कोई बात छुपाए और न ही किसी का पक्ष लेने की जुर्रत की। जब बड़े मालिक ने यह सुना कि सुयश के गले का स्वर्ण ताला, लॉक चार्म असल में एक शापित चीज, डेमोनिक वॉलेट है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें जैसे अचानक कुछ याद आ गया। उन्होंने तुरंत सुयश के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा। अबे गधे, बेवकूफ, इन महाशय ने तेरी जान बचाने के लिए वो बात कही थी, और तूने इनका एहसान मानने के बजाय इन्हीं पर हमला कर दिया। पता नहीं हमारे गुप्ता परिवार ने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे, जो हमारे घर में तेरे जैसा नालायक पैदा हो गया। दादाजी, आप इस भिखारी की बकवास पर कैसे यकीन कर सकते हैं? सुयश अविश्वास से हंस पड़ा। बड़े मालिक अचानक रो पड़े। नालायक, क्या तू भूल गया कि तेरे पिता की मौत कैसे हुई थी? मेरे पापा। सुयश के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उसके चेहरे पर गहरा सदमा और अविश्वास छा गया। क्या? बड़े मालिक ने एक भारी आह भरी। सबसे पहले ये स्वर्ण ताला तेरे पिता को ही मिला था। तेरी ही तरह वह भी इसे एक बेशकीमती खजाना समझकर दिन रात अपने गले से लगाए रखता था। और आखिर में क्या हुआ? 1 साल के अंदर ही एक कार एक्सीडेंट में उसकी भयानक मौत हो गई। और फिर तू, बेवकूफ कहीं का, तूने खुद जाकर इसे उसके कमरे से निकाल लिया और पहन लिया। बड़े मालिक बोलते बोलते खूंखार हो गए। तेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। इन 3 सालों में तेरी पत्नी रिया 5 बार गर्भवती हुई, लेकिन हर बार उसका बच्चा गिर गया। क्या तुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है? ये सब तेरे इस मनहूस और शापित ताले की वजह से है।
जैसे ही बड़े मालिक ने अपनी बात खत्म की, सुयश के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके दिमाग में एक भयानक सन्नाटा गूंज रहा था और उसका सारा घमंड अब चूर चूर हो चुका था। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन उसका घर अभी तक सूना था। उसकी पत्नी 5 बार गर्भवती हुई थी, लेकिन बिना किसी कारण के हर बार उसका मिसकैरेज हो जाता था। सबसे बड़ा बच्चा तो 7-8 महीने का हो चुका था, फिर भी वह नहीं बचा। इस वजह से गुप्ता परिवार ने बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया। उन्होंने देश विदेश के हर बड़े अस्पताल के चक्कर काटे। यहाँ तक कि उन्होंने मंदिरों में भी मन्नतें मांगी, लेकिन कुछ काम नहीं आया। शुरुआत में सुयश ने अपनी इस बदकिस्मती को उस स्वर्ण ताले से जोड़कर कभी नहीं देखा था, लेकिन जब उसने शिवांश और अपने दादाजी की बातों को एक साथ जोड़ा, तो अचानक उसके सामने एक खौफनाक सच्चा खड़ा हुआ। उसके पिता की जान लेने के अलावा इस बेशकीमती ताले ने उसके 5 अजन्मे बच्चों की भी बलि ली थी। यह स्वर्ण ताला नहीं, यह मौत का ताला था। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि रिया पिछले 1 महीने से फिर से गर्भवती थी। यह सोचते ही सुयश ने अपना थूक गटका। वह घुटनों के बल घिसटता हुआ शिवांश के पैरों तक पहुंचा और अपना सिर जमीन पर रगड़ते हुए रो रोकर बोला, परम गुरु, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर आप मुझे माफ कर दें तो आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। मैं सुयश गुप्ता उफ तक नहीं करूंगा। बोलते बोलते वह खुद अपने मुंह पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा। सब हैरानी से देख रहे थे कि वह सच में खुद को बहुत जोर से मार रहा था। हुजूर, मैं भी आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे इस नालायक पोते को माफ कर दें। बड़े मालिक भी रोते हुए घुटनों के बल बैठने लगे, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे लाख कोशिशों के बाद भी अपने घुटने जमीन पर नहीं टिका पा रहे हैं। ऐसा लग रहा था मानो किसी अनदेखे हाथों ने उन्हें हवा में थाम रखा हो। वे सदमे से कांप उठे। क्या यह एक परम गुरु ग्रैंड मास्टर की ही कोई जादुई ताकत नहीं थी? इसकी कोई जरूरत नहीं है जनरल साहब, ओल्ड जनरल। शिवांश ने अपना सिर हिलाया और सुयश की तरफ देखा। तुझे शुक्रगुजार होना चाहिए कि तेरे दादाजी एक महान इंसान है। इन्होंने अपनी आधी जिंदगी जंग के मैदान में देश की रक्षा करते हुए बिताई है और अनगिनत दुश्मनों का खात्मा किया है। देश की सेवा करने के कारण ही इन्होंने जो पुण्य कमाए हैं, उसी वजह से आज तक तू जिंदा बच पाया है। अब ला वो स्वर्ण ताला मुझे दे। यह सुनते ही सुयश की जान में जान आई। वह तुरंत खड़ा हुआ, उसने जमीन से वह ताला उठाया और बहुत ही आदर के साथ शिवांश के हाथों में रख दिया। बड़े मालिक से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही लिया, ये स्वर्ण ताला। असल में वे कहना चाहते थे कि चूंकि यह एक शापित चीज है, तो इसे तुरंत नष्ट कर देना चाहिए। चिंता मत कीजिए, बस देखते रहिए। शिवांश मुस्कुराया और उसने अपनी एक उंगली उस ताले की तरफ कर दी। तुरंत ही शिवांश की उंगली से सुनहरी आध्यात्मिक ऊर्जा, गोल्डन स्पिरिचुअल एनर्जी की एक तेज धार निकली और सीधा उस ताले के अंदर समा गई। अगले ही पल उस ताले के अंदर से किसी ड्रैगन की 2 भयानक दहाड़ें गूंज उठी। उन दहाड़ों में इतना दर्द, नफरत और छटपटाहट थी मानो कोई खौफनाक आत्मा आजाद होने के लिए तड़प रही हो। यह खौफनाक नजारा देखकर बड़े मालिक, सुयश और वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। सबसे ज्यादा खौफ सुयश को हुआ। अगर पहले उसके मन में थोड़ा सा भी घमंड या बगावत बची थी, तो अब उसने पूरी तरह से शिवांश के सामने सरेंडर सबमिट कर दिया था। शिवांश ने एक ठंडी हंसी हंसी और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक और जोरदार प्रहार उस ताले पर किया। उस ताले के अंदर से आ रही वो दर्दनाक चीखें धीरे धीरे धीमी होने लगी और आखिरकार वो ताला पूरी तरह से शांत हो गया। और उसके ठीक बाद एक और चमत्कार हुआ। सुयश के सिर के ऊपर से धीरे धीरे एक काले रंग का धुआं, ब्लैक एनर्जी निकलने लगा। हवा में उठते ही वह धुआं पूरी तरह से गायब हो गया और उसी पल सुयश का वो उड़ा हुआ पीला चेहरा अचानक एक स्वस्थ और लाल रंग में बदल गया। सुयश ने खुद को महसूस किया और वह अविश्वास से चिल्लाया, दादाजी, हुजूर, मुझे अब बहुत अच्छा और हल्का महसूस हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। बड़े मालिक ने पूरे सम्मान के साथ शिवांश के सामने सिर झुकाया। अब जाकर सुयश को पूरी तरह से होश आया। उसने जमीन पर अपना माथा टेक दिया। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप मेरी पत्नी की जान भी बचा सकते हैं? वो और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों बेकसूर हैं। हुजूर, मैं बेशर्मों की तरह आपसे मदद की भीख मांग रहा हूँ। आपको जो भी चाहिए आप बस हुक्म कीजिए। हमारा गुप्ता परिवार आपकी हर शर्त मानने को तैयार है। बड़े मालिक ने भी हाथ जोड़कर विनती की। शिवांश ने त्योरियां चढ़ाई और कुछ सेकंड खामोश रहने के बाद बोला, क्या तुम्हारे पास पेन और कागज है? हाँ, बिल्कुल है। सुयश खुशी से पागल हो गया। उसने तुरंत बगल में खड़े चंपक कबाड़ी को इशारा किया। हड़बड़ाहट में चंपक कहीं से पेन और कागज ले आया।
साथ ही वह उस काले टुकड़े अमर कलश वाली पन्नी भी ले आया, मानो वह शिवांश की चापलूसी कर रहा हो। हुजूर, वो मुझे भी थोड़ी कमजोरी महसूस होती है। जब भी मैं अपनी बीवी के साथ होता हूँ तो मैं सिर्फ 3 सेकंड ही टिक पाता हूँ। पफफ। नंदिनी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बड़े मालिक हैरान रह गए, जबकि सुयश ने अपने दांत पीसते हुए चंपक को घूरा। तू पक्का बहुत ज्यादा हाथ मारता होगा, इसीलिए तुझे शीघ्र पतन प्रीमेच्योर एजैकुलेशन की बीमारी हो गई है। जा किसी अच्छे आयुर्वेद वाले हकीम को दिखा। चंपक शर्म से पानी पानी हो गया। शिवांश ने चुपचाप पेन और कागज लिया और उस पर कई महंगी और दुर्लभ जड़ी बूटियों हर्ब्स के नाम लिख दिए। फिर उसने वह कागज बड़े मालिक को थमाते हुए कहा, इन सभी जड़ी बूटियों का इंतजाम करके मुझे बता देना। मैं अपना समय निकालकर तुम्हारे घर आ जाऊंगा और इलाज कर दूंगा। बिल्कुल हुजूर। बड़े मालिक ने बहुत ही हिफाजत से वह पर्ची अपनी जेब में रख ली और गर्मजोशी से कहा, हुजूर चलिए हमारे साथ खाना खाए। हमें आपकी ढंग से खातिरदारी करनी है। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी बच्ची को स्कूल से लाना है। शिवांश ने सिर हिला दिया। समय बहुत तेजी से बीत चुका था और अब दोपहर हो गई थी। रूही की स्कूल से छुट्टी होने ही वाली थी। बड़े मालिक ने निराशा से सिर हिलाया। ठीक है शेरा, हुजूर को इज्जत के साथ इनके घर छोड़कर आ और इनका नंबर भी ले लेना। शेरा ने तुरंत सिर हिलाया। सुयश ने अपनी जेब से एक बैंक कार्ड निकाला और उसे जबरदस्ती शिवांश के हाथों में थमा दिया। उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर इस कार्ड में 1 करोड़ रुपये 10 मिलियन युएन है। कार्ड के आखिरी 6 नंबर ही इसका पासवर्ड है। कृपया इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझकर रख लीजिए। शिवांश उसे मना ही करने वाला था कि सुयश फिर बोला, प्लीज हुजूर मना मत कीजिएगा, वरना घर जाते ही दादाजी मुझे उल्टा टांग कर बेल्ट से पीटेंगे। और हाँ, अगर आपको कभी भी कोई जरूरत पड़े तो आप शेरा भाई ब्रदरहुड को याद कर सकते हैं। शिवांश ने मुस्कुराते हुए वह कार्ड अपनी जेब में रख लिया। फिर वह शेरा के साथ उसकी बेंटली कार में बैठकर वहां से निकल गया। शिवांश को विदा करने के बाद वे तीनों नंदिनी की कार में बैठ गए। बड़े मालिक ने पीछे मुड़कर सुयश को खूंखार नजरों से घूरा। घर चल, फिर मैं तेरी अच्छे से मरम्मत करता हूँ। सुयश ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली। वहीं आगे बैठी नंदिनी का चेहरा अभी भी गुस्से से तमतमा रहा था। यह साफ था कि शिवांश द्वारा उसकी छाती पर लात मारना उसके दिल में बहुत गहराई तक चुभ गया था। बड़े मालिक ने उसके मन की बात भांप ली और उसे चेतावनी देते हुए बोले, पगली, गलती से भी इस मामले में कुछ गड़बड़ करने की सोचना भी मत। दादाजी, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती, नंदिनी ने अपने दांत पीसते हुए कहा। वह एक जवान और खूबसूरत लड़की थी। अपने परिवार के रसूख को किनारे भी रख दें तो भी उसकी खूबसूरती की वजह से वह जहां भी जाती थी, लोगों की नजरें सिर्फ उसी पर होती थी। शिवांश पहला ऐसा आदमी था जिसने उसके साथ ऐसी बदसलूकी की थी। जब भी उसे अपने शरीर के उस हिस्से छाती में हल्का सा दर्द महसूस होता तो उसका खून खौलने लगता था। बड़े मालिक ने गंभीर आवाज में कहा, तुझे ये सब भूलना ही होगा। आज जो कुछ भी हुआ उसमें तेरे भाई की ही गलती थी। यह तेरी बेवकूफी थी कि तूने बिना पूरी बात जाने सीधे परम गुरु पर हमला कर दिया। और सबसे बड़ी बात, उन महाशय ने तेरे भाई की जान बचाई है, वो भी तब जब उसने उनकी सरेआम बेइज्जती की थी। एक दिन मैं उससे वन ऑन वन लड़ाई करूंगी। नंदिनी ने गुस्से से अपना पैर पटका। 1-on-1 लड़ाई? बड़े मालिक ने एक फीकी सी मुस्कान दी। उस इंसान की ताकत हमारी सोच और समझ से बहुत परे है। अगर 1-on-1 लड़ाई की बात है तो पूरे देहरादून में वो सिर्फ खुद से ही लड़ सकता है, क्योंकि उसके टक्कर का कोई और है ही नहीं। क्या वो सच में इतने ताकतवर है दादाजी? नंदिनी को थोड़ा शक हुआ। आखिरकार शिवांश देखने में 30 साल से भी कम उम्र का लग रहा था। अगर उसने पैदा होते ही मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया होगा, तब भी उसे सीखते हुए सिर्फ 20-30 साल ही तो हुए होंगे। बड़े मालिक की मुस्कान गायब हो गई और उन्होंने बेहद संजीदगी से कहा, वो मार्शल आर्ट्स का परम गुरु ग्रैंड मास्टर है, तो तुझे क्या लगता है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी पसीना बहाया है, तब जाकर मैं सिर्फ अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा महसूस कर पाया हूँ। नंदिनी के खूबसूरत चेहरे का रंग हल्का सा उड़ा और वह एकदम चुप हो गई। बहुत अफसोस की बात है। गहरी सोच में डूबे बड़े मालिक ने एक आह भरी। नंदिनी को समझ नहीं आया। किस बात का अफसोस दादाजी? अफसोस इस बात का है कि उस इंसान की पहले से एक बेटी है, वरना मैं तेरी शादी उसी से करवा देता। बड़े मालिक सच में बहुत पछता रहे थे। ये सुनते ही नंदिनी के गाल शर्म से लाल हो गए। उसने बौखलाते हुए कहा, दादाजी, आप इतनी उम्र में भी बच्चों जैसी बातें करते हैं। अध्याय 12, उसकी बेटी का सपना। ये लिटिल स्वान किंडरगार्टन की छुट्टी का समय था।
जैसे ही स्कूल की घंटी बजी, कई सारे प्यारे और मासूम से चेहरे स्कूल से बाहर आने लगे। स्कूल के गेट पर बच्चों को लेने आए माता पिता की भारी भीड़ जमा थी। शिवांश एक तरफ खड़ा था और अपनी आंखें फाड़े हर बच्चे को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे डर था कि कहीं रूही इस भीड़ में छुपकर निकल न जाए और वह उसे देख न पाए। उसने आज तक कभी किसी बच्चे को स्कूल से नहीं लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एहसास इतना प्यारा और साथ ही इतना घबराहट से भरा होता है। शायद पहली बार पिता बनने का एहसास ऐसा ही होता है। शेरा ने उसे यहाँ छोड़ने के बाद उसका नंबर मांगा था। यह सोचकर कि वापस लौटने के बाद से उसके पास कुछ भी नहीं है, शिवांश ने शेरा से कहकर पास के एक एटीएम से कुछ पैसे निकाले थे। फिर उसने एक नया मोबाइल फोन और सिम कार्ड खरीदा था ताकि वह अपनी मां को बता सके कि आज वह खुद रूही को स्कूल से लेकर आएगा। अगर शिवांश ये कहता कि उसे उन बच्चों से जलन नहीं हो रही थी जो अपने माता पिता के गले लग रहे थे, तो यह एक बहुत बड़ा झूठ होता। शिवांश कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा कि सफेद शिफॉन की ड्रेस पहने हुए एक लड़की एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर बाहर ला रही है। वह लड़की मुश्किल से 24-25 साल की रही होगी। उसका चेहरा इतना खूबसूरत और उसका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था कि बाहर निकलते ही कई लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। वहीं उस छोटी बच्ची ने स्कूल की एक पुरानी और फीके रंग वाली यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके सिर पर दो छोटी छोटी चोटियां थीं। उसकी नाक एकदम तीखी थी और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक चमक और मासूमियत थी। वह सच में एक परी जैसी लग रही थी। वो नन्ही परी मेरी रूही के अलावा और कौन हो सकती है? रूही, शिवांश ने खुशी से उसे आवाज दी और तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। उस छोटी बच्ची ने एक ठंडी सी हम्फ की आवाज निकाली और शिवांश की तरफ देखने से बचने के लिए अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। शिवांश के चेहरे की वो खुशी भरी मुस्कान जम गई और उसने मन ही मन एक आह भरी। उस खूबसूरत लड़की ने शिवांश को ध्यान से देखा और फिर एक बहुत ही सलीकेदार मुस्कान के साथ बोली, नमस्ते, आप पक्का रूही के पापा होंगे? मैं रूही की टीचर हूँ, मेरा नाम ओशन आउलैंड है। वैसे तो हमेशा निर्मला देवी ही रूही को लेने आती थी, लेकिन आज उन्होंने ओशन को पहले ही फोन करके बता दिया था कि रूही को लेने शिवांश आएगा। इसके अलावा शिवांश का चेहरा काफी हद तक रूही से मिलता था, इसलिए ओशन ने उसे तुरंत पहचान लिया। नमस्ते ओशन टीचर, शिवांश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वह छोटी बच्ची अचानक चीख पड़ी। ये मेरे पापा नहीं है ओशन टीचर, ये मेरे पापा नहीं है। शिवांश ने एक बेबस और फीकी सी मुस्कान दी। वह पूरी दुनिया के लिए एक खौफनाक और बेरहम इंसान हो सकता था जो किसी की परवाह नहीं करता, लेकिन अपनी बेटी के सामने वह पूरी तरह से लाचार था। आखिरकार उसने इस माँ बेटी को इतना दर्द जो दिया था, अब वह कर भी क्या सकता था? ओशन नीचे झुकी और उसने प्यार से बच्ची के सिर को सहलाया। रूही बेटा, आप अपने पापा से ऐसे बात नहीं कर सकते। क्या आप भूल गए कि मैंने आपको क्या सिखाया था? एक अच्छी बच्ची हमेशा सबसे प्यार से बात करती है और अपने माता पिता की इज्जत करती है। यह सुनकर शिवांश ने ओशन की तरफ ऐसी नजरों से देखा जिसमें असीम कृतज्ञता ग्रैटिट्यूड थी। छोटी बच्ची ने अपना मुंह फुला लिया और उस भारी भीड़ की तरफ जिद भरी नजरों से देखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी को ढूंढ रही हो। दादी कहाँ है? मुझे दादी के साथ घर जाना है। दादी को कुछ काम था बेटा, इसलिए वो नहीं आ पाई। उन्होंने मुझे भेजा है, शिवांश ने एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ उसे दिलासा देते हुए कहा। ओशन ने बेबसी से रूही की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी दादी पूरा दिन काम करती हैं, वो थक जाती है। तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आए हैं, बात तो एक ही है ना? रूही, क्या तुम थोड़ी देर के लिए गार्ड अंकल के पास बैठोगी? मुझे तुम्हारे पापा से कुछ जरूरी बात करनी है। छोटी बच्ची ने ओशन का हाथ कसकर पकड़ लिया और नामे सिर हिलाया। अब ओशन ने थोड़ा सख्ती से उसकी तरफ देखा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते रूही, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी। छोटी बच्ची ने बिना मन के हाँ में सिर हिला दिया। गार्ड से बात करने और रूही को गार्ड रूम में बिठाने के बाद ओशन पलटी और शिवांश की तरफ देखकर मुस्कुराए। शिवांश जी, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? शिवांश ने रूही की तरफ देखा, ये तसल्ली की कि वह सुरक्षित है, और फिर हामी भर दी। वे दोनों स्कूल के मैदान की तरफ चलने लगे। उस जगह को देखकर जहां उसकी बेटी हर रोज अपना दिन बिताती थी, शिवांश थोड़ा भावुक हो गया। उसने दिल से कहा, ओशन टीचर, इतने दिनों तक रूही का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांश ने खुद अपनी आंखों से देखा था कि बाकी सारे बच्चे खुद ही भागते हुए बाहर आ रहे थे, लेकिन ओशन खुद रूही का हाथ पकड़कर उसे बाहर तक छोड़ने आई थी। सिर्फ इसी बात से पता चल रहा था कि वह रूही से कितना प्यार करती है। अरे नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। सच कहूं तो रूही मुझे बहुत पसंद है। ओशन धीरे से हंसी, लेकिन जल्द ही उसके खूबसूरत चेहरे पर एक गहरी उदासी छा गई।
लेकिन रूही बेचारी बहुत अभागी है। मुझे निर्मला आंटी ने बताया था कि उसके पैदा होने से पहले ही आप गायब हो गए थे। और जब वो मुश्किल से 5 साल की हुई तो उसकी माँ भी। और फिर 3.5 साल की उम्र में उसे ब्लड कैंसर हो गया। वैसे तो मेरा रूही से कोई खून का रिश्ता नहीं है और मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करती हूँ, लेकिन मेरी सबसे बड़ी यही दुआ है कि यह बच्ची जल्दी से ठीक हो जाए। शिवांश का दिल बैठ गया और उसने एक गहरी सांस ली। क्वेश्चन टीचर मैं। शिवांश जी, आपको मुझे कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैं बाहर वाली हूँ, मुझे आपके पारिवारिक मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन रूही अंदर से बहुत टूट चुकी है। भले ही वह सिर्फ 4-5 साल की है, लेकिन उसका दिमाग उसकी उम्र के बच्चों से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। ओशन ने एक दर्द भरी आह भरी। स्कूल में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो रूही का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसके माता पिता उसके साथ नहीं है। लेकिन वो रोती नहीं है, बल्कि वो उन बच्चों से भिड़ जाती है, उन्हें मारती है, नोचती है और गालियां भी देती है। उसने अपनी क्लास के कई बच्चों से दुश्मनी मोल ले ली है, इसलिए ज्यादातर बच्चे उसके साथ खेलना नहीं चाहते। शायद इसी वजह से वो थोड़ी गुमसुम इंट्रोवर्टेड रहने लगी है और उसके अंदर हीन भावना, लो सेल्फ एस्टीम आ गई है। शिवांश चुपचाप ये सब सुनता रहा। फिर वह धीरे से घूमा और गार्डन रूम की तरफ देखने लगा। जब रूही अकेली होती है तो उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है, खासकर घास के मैदान और तारों स्टार्स की ड्राइंग। मैंने एक बार उससे पूछा था तो उसने कहा था कि घास के मैदान तारों के सबसे करीब होते हैं। और जो भी इंसान इस दुनिया से गायब हो जाता है वो आसमान में एक तारा बन जाता है। इसलिए उसका सपना है कि वो अपनी ड्राइंग बुक लेकर एक बहुत बड़े घास के मैदान में जाए और तारों की ड्राइंग बनाए, ताकि वो अपने पापा के सबसे करीब जा सके। यह सुनकर शिवांश के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। उसका गला बुरी तरह रुंध गया था। इन 5 सालों में जब वह गायब था तो किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा था और न ही किसी को उसकी लाश मिली थी। शायद सबको यही लगता था कि वह मर चुका है, यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी। इसलिए उसकी बेटी जो अपने दादा दादी के साथ रहती थी, उसके मन में भी यही बात बैठ गई थी। उसके लिए उसका पिता पहले ही मर चुका था। यह एक बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक सच था जिसे उसने मान लिया था। और अब जब शिवांश अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ था तो यह ऐसा था जैसे किसी रेगिस्तान में अचानक आग लगा दी गई हो। उसकी बेटी के मन की वो राख बन चुकी उम्मीदें अब किसी कीमत पर दोबारा नहीं सुलग पा रही थी। ओशन अचानक पलटी और उसने शिवांश की आंखों में देखते हुए बहुत ही संजीदगी से कहा, शिवांश जी, अगर सच कहूं तो रूही अपने दिल की गहराइयों में आपको अपना चुकी है। आखिरकार वो एक बच्ची ही है और वो भी अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह अपने माता पिता के प्यार के लिए तरसती है। लेकिन वो अपने ही जज्बातों से लड़ रही है, कॉन्ट्रडिक्टेड। शायद उसकी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो वक्त से पहले बड़ी हो गई है। हाँ, वो एक जिद्दी लेकिन बहुत ही सहमी हुई बच्ची है। शिवांश ने सिर हिलाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसके माता पिता को छोड़कर उसके सामने खड़ी यह टीचर शायद दुनिया की इकलौती इंसान थी जो रूही को सबसे अच्छी तरह समझती थी। अगर ओशन आज उसे ये सब नहीं बताती तो शायद वह कभी अपनी बेटी के दिल का दर्द नहीं समझ पाता। ओशन ने अपनी घड़ी देखी और मुस्कुराते हुए बोली, चलिए अब मुझे चलना चाहिए। वो छोटी बच्ची भी हमारा इंतजार करते करते थक गई होगी। शिवांश जी, आज के लिए बस इतना ही। ओशन टीचर, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांश ने दिल से एहसान मानते हुए हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। ओशन ने बहुत ही कोमलता से उससे हाथ मिलाया, लेकिन जैसे ही उसके हाथ शिवांश के हाथ से छुए उसने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया। आपको शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। शिवांश मुस्कुराया और उसके पीछे पीछे गार्डन रूम की तरफ चल दिया। रूही गार्डन रूम के दरवाजे पर इधर उधर टहल रही थी, वह साफ तौर पर बोर हो चुकी थी। ओशन उसके पास झुकी और रूही के माथे पर बिखरे बालों को संवारते हुए प्यार से बोली, चलो रूही, अब अपने पापा के साथ घर जाओ। और हाँ, भूलना मत मैंने तुम्हें क्या सिखाया है, अपने पापा की बात मानना। इतना कहने के बाद वह उठी और वहां से चली गई। बाय ओशन टीचर। रूही ने उसे हाथ हिलाते हुए विदा किया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक उलझन थी। ओशन के जाने के बाद शिवांश ने अपना सिर झुकाया और बहुत ही प्यार से उस छोटी बच्ची से कहा, रूही, क्या मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पिगी बैक घर ले चलूं? हम्फ, सिर्फ छोटे बच्चे पीठ पर बैठते हैं, मैं कोई बच्ची नहीं हूं। उसने बहुत ही घमंड से अपनी छोटी सी ठुड्डी उठाए और शिवांश से आगे आगे चलने लगी। शिवांश तुरंत उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसे डर था कि कहीं वह गिर न जाए या सड़क पर किसी गाड़ी से न टकरा जाए। जब वे एक सुपरमार्केट के पास से गुजर रहे थे तो रूही की नजर शीशे के पीछे रखे एक प्रिटी गोट एक कार्टून वाले स्कूल बैग पर पड़ी। उसकी आंखों में उस बैग को पाने की एक तीव्र लालसा थी।
शिवांश ने रूही की पीठ पर टंगे बैग को देखा और उसे एहसास हुआ कि उस बैग का रंग पूरी तरह उड़ चुका है। यहां तक कि उसकी दोनों पट्टियों स्ट्रैप्स को भी कई बार सुई धागे से सिला गया था। यह देखकर शिवांश के अंदर अपराधबोध और दर्द का एक सैलाब उमड़ पड़ा। अध्याय 13। मेरे पापा कितने बुद्धू हैं। एक गहरी सांस लेते हुए शिवांश नीचे झुका ताकि वह अपनी छोटी सी बच्ची की आंखों के स्तर लेवल तक आ सके। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, रूही, तुम्हें ये बैग पसंद है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत गंदा है और बहुत महंगा भी है। उस छोटी बच्ची ने ऐसे सिर हिलाया मानो उसे वो बैग बिल्कुल पसंद न हो। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी वह उस बैग से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। शिवांश मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपराधबोध से भर गया था। वह रूही का हाथ पकड़कर सीधा सुपरमार्केट के अंदर ले गया। कैश काउंटर कैशियर पर एक लड़की बैठी थी। शिवांश रूही का हाथ पकड़े सीधा उस बैग के डिस्प्ले के पास गया। उसने पास आ रही कैशियर लड़की से पूछा, इस बैग की कीमत क्या है? उस लड़की ने शिवांश को ऊपर से नीचे तक देखा और एक बनावटी सी मुस्कान के साथ बोली, सर, ये बैग खास ड्रीमवर्क्स एनिमेशन का बना हुआ है। इसकी कीमत थोड़ी सी, क्या तुम मुझे सीधा इसकी कीमत बता सकती हो? शिवांश ने उसे बीच में ही टोक दिया। 888 रुपये, 888 युआन। शिवांश ने सिर हिलाया। ठीक है, इसे पैक कर दो। ये बहुत महंगा है, मुझे यह नहीं चाहिए। रूही ने अपना सिर हिलाया और बाहर जाने की जिद करने लगी। मेरे लिए दवाइयाँ खरीदने के लिए दादा दादी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेरा पुराना बैग अभी भी ठीक है, मैं उसे ही इस्तेमाल कर लूंगी। शिवांश का गला रुंध गया। रूही, पापा के पास पैसे हैं, मैं ये दिला सकता हूँ। अब से मैं तुम सबके लिए बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। ठीक है। रूही कुछ पल खामोश रहकर शिवांश को देखती रही। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसुओं का ऐसा सैलाब फूटा जिसे रोकना मुश्किल था। मैं बीमार हूँ, मैं मरने वाली हूँ, मेरे लिए ये सब खरीदना बेकार है। शिवांश का दिमाग सुन्न पड़ गया और वह अवाक रह गया। क्या सच में एक 4 साल की बच्ची ऐसी बातें कह सकती थी? पास खड़ी वो कैशियर लड़की भी चुपचाप ये सब देख रही थी। मुझे पता है कि मैं बीमार हूँ और मेरी बीमारी बहुत बड़ी है। क्लास के बच्चे कहते हैं कि मैं एक मनहूस मनी लूजिंग प्रोपोजिशन हूँ जिस पर सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। दादा दादी मुझसे झूठ बोलते हैं। वह छोटी बच्ची रोते रोते कमजोर आवाज में बोली, वो दोनों बूढ़े हो गए हैं। मेरी बीमारी का इलाज कराने के लिए उन्हें बुरे लोगों से बहुत गालियां खानी पड़ती हैं और वो लोग उन्हें मारते भी हैं। शिवांश के गले में अटका हुआ वो दर्द का गोला अब और बड़ा हो गया था। रूही, ओशन टीचर बिल्कुल सही कह रही थी। इस 4 साल की बच्ची ने अपने इस छोटे से दिल में बहुत कुछ छुपा रखा था। भले ही उसे यह नहीं पता था कि ब्लड कैंसर क्या होता है, लेकिन वह इतना समझ गई थी कि यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है और उसके दादा दादी चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, वो कभी ठीक नहीं हो पाएगी। उस छोटी बच्ची ने घबराहट में एक कदम पीछे लिया और जिद में अपने होंठ चबाने लगी। मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं नहीं चाहती कि दादा दादी इतनी मेहनत करें। मैं नहीं चाहती कि वो मुझ पर अपने पैसे बर्बाद करें। मुझे मरने से बहुत डर लगता है, लेकिन मुझे मम्मा की भी बहुत याद आती है। मुझे तो ये भी याद नहीं कि मम्मा कैसी दिखती है। पास खड़ी उस कैशियर लड़की ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और बाप बेटी को अकेला छोड़ने के लिए धीरे से वापस दरवाजे की तरफ चली गई। लेकिन शिवांश अब अपने जज्बातों को और नहीं रोक पाया। उसने रूही की छटपटाहट की परवाह किए बिना उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसका गला रुंधा हुआ था। रूही, मेरी बात मान। तू नहीं मरेगी, मेरे पास तेरा इलाज है। अगर तू मर भी गई ना तो मैं यमराज के लोक लैंड ऑफ द डेड से तुझे वापस खींच लाऊंगा। तेरे पापा न सिर्फ तुझे पूरी तरह से ठीक करेंगे बल्कि तुझे बिल्कुल स्वस्थ करके तेरी मम्मा के पास भी ले जाएंगे। मम्मा शब्द सुनते ही वह छोटी बच्ची शांत हो गई। उसकी उदास आंखों में एक चमक आ गई। मम्मा, क्या मैं सच में मम्मा से मिल पाऊंगी? क्या मम्मा मुझे फिर से छोड़कर चली जाएंगी? हाँ रूही, तू पक्का अपनी मम्मा से मिलेगी और मैं वादा करता हूँ कि वो दिन अब दूर नहीं है। शिवांश ने घुटनों के बल बैठकर उसे और कसकर गले लगा लिया। उसने प्यार से रूही के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारी मम्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। वो तुम्हें प्यार करने के लिए तड़प रही है। रूही ने अपने आंसू पोंछे और शिवांश की तरफ बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। वह थोड़ी घबराई हुई थी जब उसने धीरे से फुसफुसाकर पूछा, पिंकी प्रॉमिस, पिंकी स्वेयर? हाँ, पिंकी प्रॉमिस। आपने मुझसे पिंकी प्रॉमिस किया है तो अब आप 100 सालों तक अपनी बात से मुकर नहीं सकते। शिवांश के आंसू रुक गए और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अपनी छोटी उंगली आगे बढ़ाई और रूही की छोटी उंगली से फंसा ली। रूही ने सिर झुकाए हुए अपने फटे हुए सफेद जूतों को देखा और अचानक बोली, पापा। हाँ,
शिवांश ने मुस्कुराते हुए हामी भरी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे के भाव जम गए और वह अविश्वास से उसे देखने लगा। तुमने अभी मुझे क्या कहा? मैंने आपको पापा कहा। उस छोटी बच्ची ने अपना सिर इतना नीचे कर लिया था कि उसकी ठुड्डी उसकी छाती से लग रही थी। वह किसी छोटी सी चिड़िया की तरह बहुत ज्यादा शर्मा रही थी। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। शिवांश को लगा जैसे उसके सीने में खून बहुत तेजी से दौड़ने लगा हो और उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह किसी छोटे बच्चे की तरह खुशी से उछल पड़ा और उसने रूही को गोद में उठा लिया। तुमने मुझे पापा कहा। मेरी रूही ने मुझे पापा कहा। पापा, आप मुझे इतनी जोर से दबा रहे हैं कि मेरी सांस रुक रही है। उस छोटी बच्ची ने कुछ बार खांसा और असहज महसूस करते हुए कसमसाने लगी। मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। शिवांश ने तुरंत घबराहट में उसे नीचे उतारा और घुटनों के बल बैठ गया। क्या मैंने तुम्हें कहीं चोट पहुंचाई? मुझे दिखाओ। रूही खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस बार उसने खुद आगे बढ़कर शिवांश को गले लगा लिया। उसने अपने दोनों नन्हे हाथों से शिवांश की गर्दन को जकड़ लिया और हंसते हुए बोली, पापा, आप सच में कितने बुद्धू हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए पापा, अब घर चलते हैं। दादा दादी परेशान हो रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, अब हम घर चलेंगे। शिवांश ने उसे गोद में उठाया और खुशी खुशी कैश काउंटर की तरफ बढ़ा। उसने अपना वॉलेट निकाला और कैशियर को 900 रुपये दिए। जब कैशियर ने उसे बाकी के पैसे लौटाए तो वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर जाने ही वाला था। एक्सक्यूज मी सर, 1 मिनट रुकिए। पीछे से उस कैशियर लड़की की आवाज आई। शिवांश ने मुड़कर देखा तो वह लड़की एक आधा मीटर बड़ा विनी द पूह वाला भालू प्लस टॉय लिए हुए आ रही थी। उसने रूही की तरफ देखकर बहुत ही मीठी सी मुस्कान दी। छोटी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए है। यह देखते ही रूही की आंखें चमक उठी, लेकिन वह शर्माते हुए शिवांश के सीने में छुप गई और धीरे से बोली, सॉरी, हाँ हमारे पास और पैसे नहीं है। वह लड़की हंस पड़ी। यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। इसके पैसे नहीं लगेंगे। क्या यह ठीक रहेगा? मैं इसके पैसे दे सकता हूँ, शिवांश ने झिझकते हुए कहा। आखिरकार वह लड़की सिर्फ उस सुपरमार्केट में काम करने वाली एक कर्मचारी थी और अगर उसने ग्राहकों को अपनी मर्जी से ऐसे गिफ्ट बांटे तो उसकी पगार कट सकती थी। उस लड़की ने शिवांश के मन की बात समझ ली। उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए हाथ हिलाया। अरे सर, ये सुपरमार्केट मेरे ही परिवार का है और मैं अपने पापा की इकलौती बेटी हूँ। एक खिलौना देने की तो बात छोड़िए, अगर मैं इस पूरी दुकान में आग भी लगा दूं ना, तो भी मेरे पापा मुझे कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए प्लीज आप इसे रख लीजिए। शिवांश ने अपनी गोद में बैठी रूही की तरफ देखा। वह कुछ पल के लिए हिचकिचाई, लेकिन अंत में उस प्यारे से भालू को पाने की उसकी चाहत जीत गई। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उस भालू को अपनी तरफ खींच लिया और ऐसे मीठी मीठी बातें बनाने लगी मानो उसे कोई बहुत बड़ी कैंडी मिल गई हो। थैंक यू दीदी, आप बहुत प्यारी हो। कितनी शैतान है ये। उस लड़की ने रूही के गाल खींचे और खुशी से मुस्कुरा दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवांश ने रूही को गोद में लिया और सुपरमार्केट से बाहर आ गया। आधे घंटे से भी ज्यादा समय के बाद वे घर पहुंच गए। रूही उसकी गोद से कूदकर नीचे उतरी और मोहल्ले की उस गली में जहां उनके पड़ोसी रहते थे, शर्माते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगी, शर्मा आंटी, देखो ये मेरे पापा हैं। मिश्रा अंकल, आज मेरे पापा मुझे स्कूल से लेने आए थे। ओए मोटे चिंटू, अगर अब तूने मुझे बिना बाप की कहा ना, तो मैं तुझे इतना पीटूंगी कि तू अपनी मम्मा के पास रोता हुआ जाएगा। शिवांश बहुत ही प्यार से अपनी छोटी सी बच्ची को पूरे मोहल्ले में अपना भौकाल जमाते हुए देख रहा था। उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट छा गई थी। आखिरकार उसकी बेटी ने उसे अपना लिया था और यह बात उसके लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर थी। उसने अपना सिर उठाया और दूर उत्तर दिशा की तरफ देखते हुए बुदबुदाया, सुहानी, आखिरकार हमारी बेटी ने मुझे अपना पापा मान ही लिया है। वो कह रही थी कि उसे तुम्हारी भी बहुत याद आती है। बस थोड़ा इंतजार और करो सुहानी। रूही का इलाज करने के बाद मैं उसे सीधा तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। रात घिर आई थी। जब उसके माता पिता रूही को सुलाने के लिए कमरे में ले गए तो शिवांश भी अपने कमरे में आ गया। उसने अपने हाथ उठाकर कमरे के चारों तरफ एक ध्वनि प्रतिरोधक कवच नॉइस कैंसलिंग बैरियर बना लिया ताकि बाहर की कोई आवाज अंदर न आ सके और अंदर की बाहर न जा सके। फिर उसने बाजार से खरीदा हुआ वो अखरोट के आकार का काला टुकड़ा ब्लैक ब्लॉच बाहर निकाला और उसे बहुत ध्यान से देखने लगा। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा छा गई, क्योंकि यह चीज उसकी आध्यात्मिक चेतना डिवाइन कॉन्शियसनेस को अपने अंदर जाने से रोक रही थी। इस पर बाहर की किसी भी ताकत या जादू का कोई असर नहीं हो रहा था। क्या ये कोई जादुई बीज स्पिरिट सीड है? वरना यह मेरे अमर कलश को कैसे जगा सकता था? शिवांश जानता था कि अमर कलश किसी बहुत ही दुर्लभ और ईश्वरीय जड़ी बूटी इमॉर्टल एलिक्सिर के आसपास होने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देता था।
त्योरियां चढ़ाते हुए शिवांश ने उस टुकड़े को वापस रख दिया। उसने फैसला किया कि वह पूर्णिमा की रात का इंतजार करेगा। तब वह अपने अमर कलश के उस रहस्यमयी हरे पानी मिस्टीरियस ग्रीन फ्लूइड का इस्तेमाल करके इस काले टुकड़े की उम्र बढ़ाएगा। एजिट वह यह देखने के लिए बेताब था कि सदियों पुराना होने के बाद ये चीज आखिर क्या रूप लेगी। इस उत्सुकता में उसे उस रात नींद ही नहीं आई। अगले 2 दिनों तक शिवांश ने अपना पूरा समय अपनी बेटी के साथ बिताया। वह सुबह उसे स्कूल छोड़ने जाता और दोपहर में उसे वापस ले आता। उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत तेजी से गहरा हो रहा था, जिसे देखकर राघवेंद्र और निर्मला देवी भी हैरान थे। हालांकि उन्हें इस बात का थोड़ा अफसोस भी था कि उनकी लाडली पोती अब उन्हें थोड़ा कम प्यार करने लगी थी। शिवांश अब गुप्ता परिवार गू फैमिली के बुलावा का इंतजार कर रहा था। रूही के इलाज के लिए जो प्राण रक्त औषधि, ची ब्लड पिल और संजीवनी गोली रिबर्थ पिल बनानी थी, उसके लिए लगने वाली सारी जड़ी बूटियों के नाम उसने बड़े मालिक को उस पर्ची पर लिख कर दिए थे। यही वह सबसे बड़ी वजह थी जिसके लिए शिवांश ने सुयश की पत्नी का इलाज करने के लिए हाँ कही थी। आखिरकार गुप्ता परिवार का रसूख बहुत बड़ा था, इसलिए उनके लिए उन दुर्लभ जड़ी बूटियों का इंतजाम करना बहुत आसान था। लेकिन तीसरे दिन की दोपहर तक गुप्ता परिवार की तरफ से कोई खबर नहीं आई। इसके बजाय उसके पास उसके मझले चाचा सेकंड अंकल सुरेंद्र का फोन आया। अध्याय 14 तेरी तो चौकीदार बनने की भी औकात नहीं है। मझले चाचा सेकंड अंकल ने शिवांश को फोन इसलिए किया था ताकि वह उसे बता सके कि शिखा ये वेंट की कंपनी में आज इंटरव्यू शुरू होने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि शिखा उसका घर पर इंतजार करेगी और शिवांश को याद दिलाया कि वह समय से पहुंच जाए। शिवांश ने एक फीकी सी मुस्कान दी। सच कहूं तो वह नौकरी करने के बिल्कुल भी हक में नहीं था। पहला कारण ये था कि अगर वह काम पर जाता तो रूही के साथ बिताने के लिए उसके पास बिल्कुल समय नहीं बचता। दूसरा, वह अपना हर 1 मिनट और सेकंड अपनी योग साधना कल्टिवेशन में लगाना चाहता था। लेकिन उसके मझले चाचा ने बहुत प्यार और उम्मीद से ये सब किया था, और उसके पिता भी यही चाहते थे कि वह एक आम इंसान की तरह नौकरी करे। ठीक उसी समय देहरादून के उस साधारण से मोहल्ले में एक बेहद शानदार और चमचमाती पीली रंग की कमारो कार आकर रुकी। उस कूल स्पोर्ट्स कार और उसके आंखों में चुभने वाले पीले रंग ने मोहल्ले के हर इंसान का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। भले ही कैमरो को लैम्बोर्गिनी का सस्ता वर्जन माना जाता था, फिर भी उसकी शुरुआती कीमत 40 से 50 लाख रुपए के बीच थी। इस छोटे से मोहल्ले में इसे एक आलीशान गाड़ी ही माना जा रहा था। उस बम्बलबी कार के आगे एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। वह लड़का करीब 26-27 साल का था और दिखने में काफी स्मार्ट था। लंबा, गोरा और एक बेहतरीन सूट पहने हुए, उसने अपना बायां हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल रखा था, जिससे उसके हाथ में बंधी वाशेरोन कॉन्स्टेंटिन की एक बेहद महंगी घड़ी चमक रही थी। लड़की ने एक हल्के बादामी बेज रंग का सूट पहना हुआ था। हल्का सा मेकअप किए हुए वह भी काफी लंबी थी। उसकी स्किन कलर न्यूड कलर्ड स्टॉकिंग्स उसकी लंबी टांगों पर बहुत जच रही थी, जिससे वह किसी बड़ी कंपनी की गर्ल बॉस जैसी लग रही थी। ये शिखा थी। लड़के ने अपना सिर झुकाकर घड़ी में समय देखा। फिर उसने अपने मुंह में एक पान मसाला बीटल नट उछाला और हंसते हुए बोला, शिखा, तुम्हारा वो चचेरा भाई कजन तो कोई बहुत बड़ा वीआईपी लगता है। वो हमें इतनी देर से इंतजार करवा रहा है। प्लीज रोहन यू फंग मुझे और मत चिढ़ाओ। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, शिखा ने अपनी तीखी भौहें सिकोड़ते हुए चिढ़कर कहा। उसका गुस्सा उसकी जुबान से छलक रहा था। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे पापा ऐसे क्यों हैं। उन्हें हर किसी के फटे में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। आजकल नौकरी पाने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, ना कि सिफारिशों की। अगर कंपनी में मेरे साथ काम करने वालों को पता चला कि मैं अपने किसी गंवार रिश्तेदार की नौकरी लगवाने के लिए सिफारिश कर रही हूँ, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। रोहन ने मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली दी, तुम चिंता मत करो। मैंने पहले ही अपने तीसरे चाचा थर्ड अंकल से बात कर ली है। वो लड़का आज का इंटरव्यू किसी भी कीमत पर पास नहीं कर पाएगा। अगर तुमने मुझे रोका ना होता तो मैं आज ही उसे अपनी नई सीखी हुई मार्शल आर्ट्स विंग चुन का कमाल दिखा देता। देर से आने के लिए माफी चाहता हूँ। अचानक आए एक भारी आवाज सुनकर शिखा और रोहन ने अपने सिर उठाए। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही साधारण सा नौजवान एक सूट पहने उनकी तरफ आ रहा था। शिखा पहले तो हैरान हुई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग गुस्से से हरा पड़ गया। उसने देखा कि शिवांश ने जो सूट पहना है वह एकदम बेढंगा नॉनडिस्क्रिप्ट है। वह सूट न सिर्फ बहुत पुराना और फटा हुआ लग रहा था, बल्कि वह शिवांश के शरीर से बहुत छोटा भी था। उसकी आस्तीनें स्लीव्स भी कई सेंटीमीटर छोटी थी। शिखा मन ही मन सोच रही थी कि आखिर वह इस कचरे जैसे सूट को किस कबाड़खाने से उठाकर लाया है।
अगर कंपनी की लड़कियों ने इसे देख लिया तो वे सब उसका बहुत मजाक उड़ाएंगी। पास आने के बाद शिवांश ने मुस्कुराते हुए शिखा की तरफ देखा और कहा, तुम लोगों को इंतजार करवाने के लिए माफी चाहता हूँ। अपनी योग साधना कल्टिवेशन मेथड्स की वजह से शिवांश का शरीर पहले से कहीं ज्यादा गठीला और मजबूत मस्कुलर हो गया था। जब वह घर से निकल रहा था तो उसे एहसास हुआ कि जो सूट वह 5 साल पहले पहनता था वह अब उसे फिट नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि उसे पहले ही देर हो चुकी थी, इसलिए उसके पास कपड़े बदलने का समय नहीं था। ठीक है, अब और बकवास मत करो और चुपचाप गाड़ी में बैठो, शिखा ने उसे बीच में ही टोकते हुए बहुत ही रूखेपन से कहा। वह मुड़ी और कैमरो कार की आगे वाली सीट पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गई। उसका रोहन को शिवांश से मिलवाने का कोई इरादा नहीं था। रोहन ने शिवांश को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा और उसकी आंखों में हिकारत भरी एक मुस्कान चमक उठी। उसने मुंह में पान मसाला चबाते हुए कहा, तो तुम शिखा के भाई हो? वैसे तुम्हारा नाम क्या है? शिवांश की त्योरियां चढ़ गईं। उसने कहा, मुझे पान मसाले की यह बदबू बिल्कुल पसंद नहीं है। अगली बार जब बात करना तो या तो मुंह में कोई च्युइंग गम चबा लेना या मुझसे थोड़ा दूर खड़े रहना। और हाँ, किसी दूसरे का नाम पूछने से पहले अपना नाम बताना एक बुनियादी तमीज बेसिक मैनर्स होती है। रोहन के चेहरे की वो घमंडी मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने एक तिरछी हंसी के साथ जवाब दिया, तुम्हारे अंदर एटीट्यूड बहुत है। मुझे पसंद आया। उम्मीद करता हूं कि आगे से हम एक ही कंपनी में काम कर सकेंगे। उसने सकेंगे शब्द पर बहुत जोर दिया था। गाड़ी के अंदर बैठी शिखा से रहा नहीं गया और वह चिल्लाई, चलो भी रोहन। रोहन हंसा और ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि शिवांश पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइविंग सीट से रोहन ने शीशे में पीछे बैठे शिवांश को देखा और एक अजीब सी कमीनी मुस्कान दी। अगले ही सेकंड उसने इतनी जोर से एक्सीलरेटर दबाया कि कार हवा से बातें करती हुई आगे बढ़ी। आगे बैठी शिखा भी इस अचानक लगे झटके से डर गई, लेकिन पीछे बैठा शिवांश अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। लगभग 10 मिनट बाद कार अपनी मंजिल पर पहुंच गई। वे याफेल कॉस्मेटिक्स लिमिटेड कंपनी के बाहर रुके थे। कार से बाहर निकलते समय शिखा अचानक पलटी और शिवांश को घूरते हुए बोली, चाहे तुम्हारे इंटरव्यू का जो भी नतीजा निकले, मुझे उम्मीद है कि तुम किसी को यह नहीं बताओगे कि हम रिश्तेदार हैं। बिल्कुल, शिवांश ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। वो तो यहाँ सिर्फ अपने पिता और मझले चाचा का मन रखने के लिए एक फॉर्मेलिटी करने आया था। शिखा ने बिना कोई भाव दिखाए सिर हिलाया और इमारत के अंदर चली गई। कार पार्क करने के बाद रोहन शिवांश के पास आया। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा, शिवांश भाई, तुम्हारे इंटरव्यू के लिए तुम्हें ऑल द बेस्ट। तुम्हारी इस दुआ के लिए शुक्रिया। शिवांश ने मुड़कर जवाब दिया और याफेल कॉस्मेटिक्स के अंदर चला गया। वह सीधे उस कमरे की तरफ गया जहां इंटरव्यू चल रहे थे। रोहन बहुत शांति से शिवांश को जाते हुए देखता रहा। फिर वह एक खौफनाक और ठंडी हंसी हंसा, ऑल द बेस्ट मेरे जूते से। कैसा बेवकूफ आदमी है। इस बार जो तेरा इंटरव्यू ले रहा है वो मेरा तीसरा चाचा है। अगर तू यह इंटरव्यू पास कर गया ना तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। जब शिवांश इंटरव्यू वाले कमरे के बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पहले से ही कई लोग लाइन में खड़े हैं। हालांकि उन सभी ने बहुत ही शानदार फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। एचआर डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज की एक लड़की जो फॉर्मल कपड़ों में थी, वह शिवांश के पास आए और मुस्कुराते हुए बोली, सर प्लीज अपना रिज्यूम मुझे दे दीजिए। शिवांश ने अपना रिज्यूमे उसे थमा दिया। उसका नाम रजिस्टर करने के बाद वह लड़की वापस आए और मुस्कुराकर बोली, मिस्टर शिवांश, प्लीज अपनी बारी का इंतजार कीजिए। जब आपका नंबर आएगा तो हम आपको आवाज लगा देंगे। शिवांश ने सिर हिलाया और सीधा जाकर दरवाजे के पास रखे एक बेंच पर बैठ गया। शिवांश का वह बेढंगा नॉनडिस्क्रिप्ट और छोटा सूट देखकर आसपास खड़े लोग एक दूसरे को देखकर मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि अगर शिवांश ने अपने सिर पर कोई बेवकूफों वाली टोपी डंस हैट भी पहन ली होती तो वे पक्का समझ जाते कि आज उनकी एक प्रतियोगिता कंपटीशन कम हो गई है। 1 घंटे से भी ज्यादा इंतजार करने के बाद लॉबी में से एक बहुत ही मुलायम सी आवाज गूंजी, अगले उम्मीदवार मिस्टर शिवांश, प्लीज अंदर आइए। शिवांश तुरंत खड़ा हुआ और अंदर चला गया। कमरे में उसने एक घबराए हुए मोटे आदमी को बाहर निकलते हुए देखा। कमरे के अंदर दीवार के पास एक गंजे सिर वाला आदमी बैठा था। उस गंजे आदमी के ठीक बगल में वही छरहरी सी है 4 लड़की खड़ी थी जो बाहर रिज्यूमे ले रही थी। शिवांश के कुर्सी पर बैठते ही उस गंजे आदमी ने अपना सिर उठाया और उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी और पल भर के लिए ठहरने वाली फ्लीटिंग चमक दिखाई दी।
फिर उसने एकदम भावहीन चेहरे के साथ कहा, आज मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगा। मेरा नाम राकेश लियूकुन है। अब हम इंटरव्यू शुरू करते हैं। प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। शिवांश ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, मेरा नाम शिवांश है। राकेश लियूकुन ने सिर हिलाया और हाथ के इशारे से उसे आगे बोलने के लिए कहा, लेकिन शिवांश चुपचाप उसे घूरता रहा। बस इतना ही। राकेश हैरान रह गया। शिवांश ने हामी भर दी। राकेश का चेहरा तुरंत गुस्से से तन गया। क्या तुम पक्का यहाँ इंटरव्यू देने ही आए हो? तुम्हारा नाम क्या है? इसके अलावा मुझे ये जानना है कि तुम्हारे पास काम का क्या तजुर्बा, वर्किंग एक्सपीरियंस है, तुम्हारी पढ़ाई, एजुकेशन बैकग्राउंड कितनी है और तुम्हारी क्या ताकत, स्ट्रेंथ्स है। पास खड़ी वो एचआर लड़की अवाक होकर शिवांश को देखने लगी। क्या अजीब इंसान है ये। शिवांश बहुत ही सुकून से मुस्कुराया। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं वो सब मेरे रिज्यूमे में लिखा हुआ है। तो फिर आप मुझसे मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हैं? ये सुनते ही वो एचआर लड़की अपनी हंसी नहीं रोक पाए और जोर से हंस पड़ी। हंसते हुए उसकी खूबसूरत छाती ऊपर नीचे होने लगी। लेकिन जब उसने देखा कि राकेश उसे खूंखार नजरों से घूर रहा है तो वह तुरंत चुप हो गई। उसने ऐसा मुंह बना लिया मानो वह हंसना तो चाहती है लेकिन डर के मारे हंस नहीं पा रही। तुम बाहर निकल जाओ यहां से। राकेश गुस्से से फट पड़ा। वह बस शिवांश को धक्के मारकर बाहर निकालना चाहता था, लेकिन तभी वह अचानक रुक गया। उसे एकदम से याद आया कि उसके भतीजे रोहन ने उससे कहा था कि इस लड़के को सिर्फ फेल ही नहीं करना है, बल्कि इंटरव्यू के दौरान इसकी बहुत बुरी तरह बेइज्जती भी करनी है। अगर मैं इसे अभी भगा दूंगा तो मेरे भतीजे का प्लान तो खराब हो जाएगा ना। यह सोचते हुए राकेश ने एक गहरी सांस ली। अपने गुस्से को पीते हुए उसने कहा, ठीक है, मैं तुमसे कुछ ऐसा पूछता हूं जो तुम्हारे रिज्यूमे में नहीं लिखा है। उसी समय बाहर से कदमों की आवाज आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई कमरे के दरवाजे के पास से गुजर रहा हो। राकेश की आंखें चमक उठी। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, अभी जो इंसान दरवाजे के बाहर से गुजरा है, उसने क्या पहना हुआ था? अगर तुमने इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो तुम यह इंटरव्यू तुरंत पास कर लोगे। यह सुनकर पास खड़ी एचआर लड़की ने शिवांश की तरफ बहुत ही दया भाव से देखा। अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। यहां तक कि वो लड़की खुद, जो चीजों को बहुत ध्यान से देखने, ऑब्जर्वेंट के लिए जानी जाती थी, वह भी इस बेतुके सवाल का जवाब नहीं दे सकती थी। इंटरव्यू के दौरान एक उम्मीदवार का पूरा ध्यान सिर्फ इंटरव्यू लेने वाले पर होता है। उसे क्या पता कि बाहर से गुजरने वाले किसी अनजान आदमी या औरत ने क्या कपड़े पहने हैं। क्या इस सवाल का इस नौकरी या इंटरव्यू से कोई लेना देना है? शिवांश ने एकदम सपाट आवाज में पूछा। राकेश ने अपना सीना तानते हुए बहुत ही गुरूर से कहा, बिल्कुल है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं ताकि मैं तुम्हारी दबाव झेलने की ताकत, एबिलिटी टू ओवरकम स्ट्रेस, और तुम्हारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ध्यान देने की क्षमता को परख सकूं। अगर तुम इतने से सवाल का जवाब भी नहीं दे सकते तो हमारी कंपनी को तुम्हारी क्या जरूरत है? ये कहते हुए राकेश ने अपने चेहरे की संतुष्टि को बिल्कुल नहीं छुपाया। वह देखना चाहता था कि शिवांश का घमंड अब कैसे टूटता है। असल में तो इस सवाल का जवाब राकेश को खुद भी नहीं पता था। शिवांश बिना कुछ कहे बस मुस्कुराता रहा। बाहर निकल जाओ। अगली बार किसी और कंपनी में इंटरव्यू देने जाने से पहले खुद से यह सवाल पूछना कि तुम्हारी आखिर औकात क्या है। तुझ जैसे गंवार की तो हमारी कंपनी के दरवाजे पर चौकीदारी करने की भी औकात नहीं है। राकेश ने चरम हिकारत से एक तिरछी मुस्कान दी और अपना सिर उठाते हुए आवाज लगाई। अगला, नेक्स्ट। रुको। अध्याय 15, तुम्हारे मापन, मेजरमेंट्स क्या है? राकेश लियूकुन ने अपनी त्योरियां चढ़ाई और हिकारत से देखते हुए कहा, अगर तुम मुझसे गिड़गिड़ाकर भीख मांगोगे तो शायद मैं तुम्हें एक और मौका दे दूं। वैसे मेरे पास तुम जैसों के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं दे सकता? शिवांश के होठों पर एक मजाकिया और ठंडी मुस्कान तैर गई। अभी जो बाहर से गुजरा है वह एक औरत थी। उसकी हाइट लगभग 168 सेंटीमीटर है और उसके बाल लंबे हैं। उसने एक फीके रंग का काले रंग का सूट पहना है, कमर पर एक पतली सी काली बेल्ट है और पैरों में झालर वाली हील्स, फ्रिंज हील्स है। और हाँ, उसके फिगर का मापन, मेजरमेंट्स 89-62.2 -90.7 89-62.2 -90.7 है। उसने अंदर लाल रंग की लेसी वाली ब्रा पहन रखी है और उसकी ब्रा के अंदर कुछ भरा हुआ है जिसे तुम लोग सिलिकॉन पैड्स कहते हो। शिवांश की बात खत्म होते ही राकेश के चेहरे की वो घमंडी मुस्कान जम गई। उसके बगल में खड़ी एचआर लड़की ने सदमे में अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसकी सांसें तेज हो गईं, जिससे उसकी छाती फिर से ऊपर नीचे होने लगी। क्या उसने सच में एकदम सही जवाब दिया था या वह बस हवा में तीर मार रहा था? शिवांश ने मुस्कुराते हुए राकेश को देखा।
क्या तुम चाहते हो कि मैं इसके आगे भी कुछ बताऊं? नीलम, शाओलिन, जा अभी उस औरत को वापस बुला कर ला। जब राकेश को होश आया तो उसने तुरंत हड़बड़ाते हुए कहा। उस एचआर लड़की नीलम ने शिवांश को एक अजीब सी नजर से देखा। फिर वह अपनी पतली सी कमर मटकाते हुए तेजी से बाहर भागी ताकि वह सिक्योरिटी कैमरे सर्वेलेंस कैमरा देखकर उस औरत को ढूंढ सके। उसके जाने के बाद राकेश ने शिवांश की तरफ देखा और मन ही मन एक खौफनाक हंसी हंसा। इस लड़के ने न सिर्फ उस औरत के कपड़े बताए, बल्कि उसके फिगर के नाप मेजरमेंट्स और उसकी ब्रा का रंग और डिजाइन भी बता दिया। ये कुछ ज्यादा ही फेक रहा है। या तो इसकी आंखों में एक्स रे मशीन लगी है, या फिर पिछली रात यह उसी औरत के साथ सोया था। हम्फ, अब देखते हैं ये खुद को कैसे बचाता है। शिवांश बिना कुछ कहे बस मुस्कुराता रहा। राकेश को क्या पता था कि शिवांश की आध्यात्मिक चेतना, डिवाइन कॉन्शियसनेस 10 मीटर के दायरे में फैली हुई थी। इस चेतना के अंदर कोई भी चीज उसकी नजरों से छुप नहीं सकती थी। वह दीवारों के आर पार भी देख सकता था और एक साथ कई काम कर सकता था। जल्द ही नीलम उस औरत को लेकर अंदर आई। वह औरत बहुत ही असहज लग रही थी। जो लोग बाहर इंटरव्यू के लिए खड़े थे वे सब उस औरत को देखकर सदमे में थे, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि कंपनी की मार्केटिंग डायरेक्टर सुहासिनी फैंग्या थी। कंपनी में लोग उसे पीठ पीछे नामर्द बनाने वाली चुड़ैल यूनिक क्रिएटर कहते थे। एक बार एक बहुत ही लंबे, स्मार्ट और अमीर आदमी ने सुहासिनी का दिल जीतने की कोशिश की थी। जब वह नहीं मानी तो उस अमीरजादे ने अपने पैसों का घमंड दिखाते हुए उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। जवाब में सुहासिनी ने उसकी दोनों टांगों के बीच ऐसी जोरदार लात मारी कि वह आदमी हमेशा के लिए नामर्द अनफर्टाइल हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए विदेश ले जाना पड़ा था। सुहासिनी को देखते ही राकेश के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसके दिमाग में सन्नाटा छा गया। वह अविश्वास से आंखें फाड़े उसे घूर रहा था। सुहासिनी बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसा शिवांश ने बताया था। यह कैसे मुमकिन था? राकेश ने अपना थूक गटका। उसका चेहरा सदमे से सफेद पड़ चुका था। डायरेक्टर राकेश, क्या मैं जान सकती हूं कि आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है? सुहासिनी ने चिढ़ते हुए पूछा। उसका अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। ऊपर से यह उसके महीने के वो वाले दिन, दैट टाइम ऑफ द मंथ चल रहे थे, इसलिए वह पहले से ही बहुत भड़की हुई थी। राकेश ने हड़बड़ाहट में पहले हाँ में सिर हिलाया और फिर तुरंत ना में सिर हिला दिया। सुहासिनी ने एक ठंडी हम्फ की आवाज निकाली। अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं जा रही हूं। जैसे ही सुहासिनी पलटी, राकेश को अचानक कुछ याद आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे हड़बड़ाहट में जोर से पूछ लिया, डायरेक्टर सुहासिनी, क्या मैं जान सकता हूं कि आपके फिगर का नाप मेजरमेंट्स क्या है? और क्या आपने अपनी छाती बड़ी करवाने की कोई सर्जरी बूब जॉब करवाई है? ये सवाल पूछने के तुरंत बाद राकेश को एहसास हुआ कि कमरे में मौजूद हर इंसान उसे ऐसे घूर रहा है मानो वह दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हो। हे भगवान, मैंने ये क्या कह दिया? राकेश ने मन ही मन अपना माथा पीट लिया। सुहासिनी गुस्से से खूंखार होकर पलटी। उसने अपनी हील्स वाली टांग हवा में उठाए और राकेश की दोनों टांगों के बीच एक जोरदार लात दे मारी। उसका खूबसूरत चेहरा इस वक्त किसी मौत की देवी जैसा लग रहा था। कमीने, बेशरम जानवर! बेइज्जत होकर राकेश जमीन पर गिर पड़ा और दर्द से तड़पने लगा। यह हमला इतना अचानक था कि वह कुछ समझ ही नहीं पाया। यह खौफनाक नजारा देखकर कमरे में मौजूद हर इंसान ने डर के मारे अपनी गर्दन सिकोड़ ली और अपना थूक गटका। वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि सुहासिनी सच में नामर्द बनाने वाली चुड़ैल यूनिक क्रिएटर का खिताब डिजर्व करती है। उसका गुस्सा बहुत खौफनाक था। सुहासिनी के जाने के बाद शिवांश ने अपनी जगह से उठते हुए मुस्कुराकर पूछा, क्या मैं जान सकता हूं कि मैं इस इंटरव्यू में पास हुआ या नहीं? तू बच के रहना मुझसे। राकेश जमीन पर तड़पते हुए भी शिवांश को खूंखार नजरों से घूर रहा था। वह दर्द से कराहते हुए कमरे से बाहर निकल गया। शिवांश ने सिर हिलाया। शुक्रिया सर, और हाँ, मुझे लगता है मैंने पहले कुछ गलत कह दिया था। डायरेक्टर सुहासिनी ने कोई सर्जरी बूब जॉब नहीं करवाई है, वो सब असली है। मुझे अफसोस है कि आपको बेवजह लात खानी पड़ी। यह सुनकर बाहर जाते हुए राकेश के कदम लड़खड़ा गए। ठीक उसी समय इंटरव्यू वाले कमरे से कुछ दूरी पर शिखा, ये वेन और उसके ऑफिस के दोस्त कलीग्स एक साथ खड़े होकर बातें कर रहे थे। उस भीड़ में शिखा का चेहरा उतरा हुआ था। वह अपने दोनों हाथ कसकर बांधे एकदम चुपचाप खड़ी थी। वह बार बार इंटरव्यू वाली लॉबी की तरफ देख रही थी, मानो उसे किसी बात की बहुत फिक्र हो। उसके बगल में खड़े रोहन ल्यूफंग ने उसकी फिक्र भांप ली और मुस्कुराते हुए बोला, चिंता मत करो शिखा, मैंने पहले ही अपने तीसरे चाचा से बात कर ली है। वो लड़का आज का इंटरव्यू पक्का फेल हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। रोहन के तीसरे चाचा राकेश हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज एचआर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं।
कंपनी के सारे कर्मचारी उन्हीं के अंडर आते हैं और वही तय करते हैं कि कौन रुकेगा और कौन जाएगा। जब तक वो हाँ नहीं कहेंगे, तुम्हारे उस चचेरे भाई को यहाँ से खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। नेहा चाओ कियांग नाम की एक और लड़की ने सिर हिलाते हुए कहा। वह रोहन को बहुत ही हवस भरी नजरों बर्निंग डिजायर से देख रही थी। चश्मा पहने एक लड़के ने अपने बगल में खड़ी लड़की को गले लगाते हुए कहा, शिखा, मैं तुम्हारे पापा की बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारे परिवार को ऐसे भिखारियों और मतलबी रिश्तेदारों नीडी रिलेटिव्स से दूर ही रहना चाहिए, वरना वो बार बार तुम्हारे दरवाजे पर कटोरा लेकर आते रहेंगे। वरुण जो कई बिल्कुल सही कह रहा है। शिखा, तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिकल ओपन माइंडेड होना चाहिए। माना कि वो लड़का तुम्हारा चचेरा भाई है, लेकिन तुम्हारे और उसके परिवार के बीच जमीन आसमान का फर्क है। तुम लोग दो अलग अलग दुनिया से हो, और भविष्य में जब तुम्हारी और रोहन की शादी हो जाएगी तब तो यह फासला और भी बढ़ जाएगा, वरुण की बाहों में खड़ी लड़की ने सलाह दी। शिखा ने बिना किसी भाव के सिर्फ एक हूं की आवाज निकाली। वह मन ही मन बहुत पछता रही थी। उसे अपने पापा की बात मानकर शिवांश को यहाँ बिल्कुल नहीं लाना चाहिए था। बहुत बढ़िया, अब सब मिलकर मुझे ही ज्ञान दे रहे हैं। गनीमत थी कि रोहन ने अपने चाचा से बात कर ली थी, इसलिए शिखा को इस बात की थोड़ी तसल्ली थी कि शिवांश यहाँ टिक नहीं पाएगा। अगर वह 10,000 कदम पीछे जाकर सोचे, तो अगर रोहन ने इस मामले में दखल न भी दिया होता, तब भी शिवांश अपनी शक्ल, सूरत और कपड़ों को देखकर यह इंटरव्यू कभी पास नहीं कर पाता। आखिरकार ये सब उसी की भलाई के लिए था। शिखा नहीं चाहती थी कि शिवांश कंपनी में आकर उसके दोस्तों को परेशान करे या उसका मजाक उड़ाए। अगर ऐसा हुआ तो शिखा के लिए यह बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। वहीं दूसरी तरफ रोहन के चेहरे पर एक ठंडी और कमीनी मुस्कान थी। वह बस इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब शिवांश अपना रोता हुआ चेहरा लेकर बाहर आए और कब वह उसका मजाक उड़ाए। इससे शिवांश को उसकी औकात पता चल जाएगी। वे बातें कर ही रहे थे कि उन्होंने राकेश ल्यूकुन को दर्द से कराहते हुए इंटरव्यू वाले कमरे से बाहर आते देखा। रोहन तुरंत उसके पास गया और एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पूछा, तीसरे चाचा, क्या हुआ? उस लड़के को आपने फेल कर दिया ना? चटाक। राकेश ने बिना कुछ कहे रोहन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से लाल हो रहा था। हरामी साले, ये सब तेरी वजह से हुआ है। वहां खड़े सभी लोग सन रह गए। पूरी लॉबी में मौत का सन्नाटा छा गया। रोहन अपना सूजा हुआ गाल पकड़े अवाक खड़ा था। शिखा और बाकी लोग भी सदमे में थे। आखिर अंदर हुआ क्या था? ये तो उनके प्लान स्क्रिप्ट का हिस्सा बिल्कुल नहीं था। तीसरे चाचा, आखिर बात क्या है? रोहन को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। दफा हो जा मेरी नजरों से। राकेश ने खूंखार नजरों से उसे घूरा और दर्द से लंगड़ाते हुए क्लिनिक की तरफ चला गया। वह अंदर ही अंदर शिवांश की जान लेना चाहता था, क्योंकि सुहासिनी की उस लात ने उसे अंदरूनी चोट, इंटरनल इंजरी पहुंचा दी थी। राकेश के जाने के बाद वरुण ने घबराहट में अपना थूक गटका। आखिर अंदर हुआ क्या है? तभी शिवांश इंटरव्यू वाले कमरे से बाहर निकला। रोहन ने अपनी बेइज्जती छुपाते हुए तुरंत एक बनावटी मुस्कान चेहरे पर चिपकाए और शिवांश के पास गया। शिवांश भाई, इंटरव्यू कैसा रहा? वह अभी भी अपनी किस्मत आजमा रहा था। तुम्हारी दुआओं का असर हो गया रोहन भाई। डायरेक्टर राकेश जी को मुझमें बहुत टैलेंट दिखा और उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पास कर दिया। शिवांश ने एक मजाकिया और भौकाली अंदाज में चहकते हुए कहा। आखिरकार रोहन के चेहरे की वो बनावटी मुस्कान भी जम गई। ये कैसे मुमकिन था? ये गंवार लड़का सच में इंटरव्यू कैसे पास कर सकता है? सबको पता था कि शिवांश के इंटरव्यू में जाने से पहले रोहन ने कसम खाई थी कि अगर ये लड़का पास हो गया तो वह अपना नाम बदल लेगा। शिखा का चेहरा एकदम भावहीन था। उसने बहुत ही रूखेपन और बिना किसी खुशी के कहा, बधाई हो। फिर उसने रोहन को खूंखार नजरों से घूरा। रोहन ये क्या कर रहा है? क्या इसने नहीं कहा था कि सब कुछ सेट है? नेहा, वरुण और वहां खड़े बाकी दोस्त शिवांश को ऊपर से नीचे तक घूर रहे थे। कुछ ही देर में उनके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। रोहन ने शिवांश के बारे में बिल्कुल सही कहा था। शिखा का ये चचेरा भाई देखने में बिल्कुल साधारण और कपड़ों से किसी भिखारी या गंवार खिलबिली जैसा लग रहा था। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उसने दुनिया नहीं देखी है। लेकिन सबसे बड़ा सदमा यह था कि ऐसे आदमी ने इंटरव्यू पास कर लिया था। कुछ सेकंड के सदमे के बाद रोहन को होश आया। उसने अपने चेहरे पर एक सख्त मुस्कान लाते हुए पूछा, शिवांश भाई, तुमने कौन सा डिपार्टमेंट चुना है? यह सुनकर शिखा भी ध्यान से सुनने लगी। सेल्स डिपार्टमेंट। शिवांश ने बहुत ही शांत आवाज में जवाब दिया। रोहन पहले तो चौंका, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक खौफनाक खुशी छा गई। उसके चेहरे का वो सारा गुस्सा और बेइज्जती पल भर में गायब हो गई और वह जोर जोर से हंसने लगा। सेल्स डिपार्टमेंट, बहुत बढ़िया।
ये तो इत्तेफाक से मेरा ही डिपार्टमेंट है जहां का मैं मैनेजर हूँ। शिवांश मेरे बच्चे, अब तो तेरे साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। रोहन ने अपने चेहरे पर एक कैजुअल और खेल खेल वाली मुस्कान लाते हुए कहा। शिवांश भाई, सेल्स डिपार्टमेंट की तरफ से मैं तुम्हारा इस कंपनी में स्वागत करता हूँ। शिवांश ने उसे बहुत ही गहरी और खौफनाक नजरों से देखा। रोहन सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है। बगल में खड़ी शिखा ने अपनी शेखी बघारते हुए रोहन का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक घमंड भरी चमक थी। याफेल कॉस्मेटिक्स जैसी इतनी बड़ी कंपनी में एक सेल्स मैनेजर की पगार लगभग 1.5 लाख रुपए 150,000 युआन सालाना थी। अगर इसमें टीम का टारगेट, ग्रुप सेल्स और कमीशंस जोड़ दें तो उसकी सालाना कमाई 3 से 4 लाख रुपए 400,000 युआन तक पहुंच जाती थी। यही वह बात थी जिस पर शिखा को सबसे ज्यादा घमंड था। उसका बॉयफ्रेंड रोहन कंपनी में 2 साल से भी कम समय में प्रमोट होकर डिपार्टमेंट मैनेजर बन गया था। आगे चलकर उसका डिपार्टमेंट हेड, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और यहां तक कि ब्रांच मैनेजर बनना भी तय था। वहीं दूसरी तरफ उसका चचेरा भाई शिवांश, जिसने अपनी जिंदगी के 5 साल यूं ही बर्बाद कर दिए और कुछ नहीं उखाड़ पाया, वह अब उसी के बॉयफ्रेंड के नीचे अंडर एक नौकर की तरह काम करेगा। अगर यह बात बाहर निकली तो शिखा की कितनी बेइज्जती होगी। वरुण ने अपनी नाक पर रखा चश्मा ऊपर खिसकाया और किसी बड़े गुरु की तरह ज्ञान देते हुए बोला। शिवांश, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा? चूंकि अब तुम हमारे सेल्स डिपार्टमेंट में आ गए हो तो तुम्हें रोहन सर, मास्टर ल्यू की हर बात माननी होगी। हमारी टीम का नाम खराब मत करना और सबसे जरूरी बात, हमारे रोहन सर की नाक मत कटवाना। बिल्कुल सही। माना कि तुम शिखा के भाई हो, लेकिन इस कंपनी में हम रिश्तेदारों वाली बातें नहीं करते। अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हें कोई रियायत नेगोशिएटिंग नहीं मिलेगी। नेहा ने भी एकदम सख्त लहजे में कहा, मानो वह कंपनी की मालकिन हो। शिवांश ने बहुत ही ठंडेपन से सिर्फ एक हूं कहा। क्या तुम्हारे पास अपने बॉस मास्टर ल्यू को कहने के लिए कुछ नहीं है? वरुण के पीछे खड़ी रिया जैंगली ने हैरानी से पूछा। शिवांश ने अपना सिर उठाया और रोहन से सीधा पूछा, ऑफिस कहाँ है? वहां है। शिखा का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया और उसने उंगली से रास्ता दिखा दिया। शिवांश ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे ऑफिस की तरफ चल दिया। शिवांश के जाते ही वरुण से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ा, रोहन सर, यह लड़का तो बहुत ही बदतमीज है। हम सीनियर्स इसके भले के लिए इसे समझा रहे थे और यह हमें ऐसे तेवर दिखा रहा है। और तो और, यह आपको अपना लीडर भी नहीं मानता। बिल्कुल, इस गंवार को कॉर्पोरेट वर्कप्लेस एटिकेट में उठने बैठने की तमीज ही नहीं है। इसका दिमाग EQ बहुत ही छोटा है, नेहा ने भी आग में घी डालते हुए कहा। रिया ने थोड़ा सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह शिखा का भाई है, इसलिए ये तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा? रोहन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए शिवांश को जाते हुए देखा। वो एक खूंखार हंसी हंसा, चलो छोड़ो यार, अब इस बारे में बात मत करो। मैं एक बहुत ही इंसाफ पसंद फेयर आदमी हूँ। अगर वह अच्छा काम करेगा तो मैं उसे इनाम दूंगा, और जाहिर सी बात है अगर वह घटिया काम करेगा सब पर तो मैं उसे सजा भी दूंगा। खैर शिखा, अभी हमारे पास बहुत समय है, चलो इसके साथ थोड़ा गेम फन खेलते हैं। शिखा ने अपने नीचे वाले होंठ को जोर से चबाया। अंदर ही अंदर वह बहुत बेइज्जत महसूस कर रही थी। रोहन, तूने ऐसा क्यों किया? क्या तू सबके सामने मेरी बेइज्जती करवाना चाहता है? डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई वेब नॉवेल हमारी स्वयं की रचना नहीं है। इसके सभी कॉपीराइट और अधिकार मूल लेखक एवं प्रकाशक के पास सुरक्षित है। हम केवल एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।